उन्होंने कतार को बर्खास्त कर दिया था और उस समय एयर स्पेस भी बंद कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। कतर ने 8 भारतीय नागरिक को फांसी की सज़ा सुनाई है। इस पर भारतीय राजनयिक और मीडिया क्या कहती है, चलिए इस पर सुनते हैं। और भारत की तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। कतर इससे पहले भी जाकिर नाइक या नूपुर शर्मा के मसले पर भारत के सामने अड़ियल रुख अपना चुका है। दरअसल कतर मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल मसलों पर अपने कठोर रुख के लिए और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। तो आखिरकार क्या है कतर की ताकत? ये जानने के लिए हम कतर की अमीरी को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि कतर के पास जो दौलत है वो उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कतर शुरुआत से ही कोई दबंग और रईस देश रहा हो। करीब 100 साल पहले तक तो कतर की धरती को इंसानों के रहने लायक तक नहीं समझा जाता था। कतर के इलाके में खानाबदोश मछुआरे रहा करते थे जो समुद्र से मोती चुनकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। 1930 के दशक में जब जापान ने मोतियों का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया तो फिर कतर के बाशिंदों की रोजी रोटी तक छिन गई और वो देश छोड़कर चले गए। पहले विश्व युद्ध के बाद कतर सहित मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इससे पहले ये ओटोमन साम्राज्य के कब्जे में था, लेकिन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ब्रिटिश कंपनियों ने यहाँ कच्चे तेल की खोज की। उस वक्त 1939 में कतर के पश्चिमी तट पर दुखान के इलाके में कच्चे तेल की खोज हुई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के चलते तेल का उत्पादन यानी तेल का प्रोडक्शन 1949 के बाद ही शुरू हो सका। कतर छोड़कर गए लोग लौटने लगे। 1970 तक कतर की आबादी 1 लाख और जीडीपी $300 मिलियन की हो गई। ये तेल की खोज के बाद ये बदलाव हुआ। ब्रिटिश कंपनियों ने यहाँ कच्चे तेल की खोज की। उस वक्त 1939 में कतर के पश्चिमी तट पर दुखान के इलाके में कच्चे तेल की खोज हुई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के चलते तेल का उत्पादन यानी तेल का प्रोडक्शन 1949 के बाद ही शुरू हो सका। कतर छोड़कर गए लोग लौटने लगे। 1970 तक कतर की आबादी 1 लाख और जीडीपी $300 मिलियन की हो गई। ये तेल की खोज के बाद ये बदलाव हुआ। 1970 का दशक कतर के लिए बड़ा अहम था। इसी दशक में ब्रिटेन ने कतर को आज़ादी दे दी और कतर में नेचुरल गैस के एक बड़े भंडार की खोज हुई। कतर का आधा हिस्सा यानी नॉर्थ फील्ड, कतर के जो पूरा क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का आधा हिस्सा है नॉर्थ फील्ड, वो नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। कतर के अमीरों ने यानी जो कतर के शासक थे उन्होंने इस गैस को उसके लिक्विडाइजेशन, उसके तरलीकरण की टेक्निक को खोजने पर ध्यान दिया और जब कामयाबी मिली तो जो गैस जो लिक्विड फॉर्म में बन गई थी उसको टैंकरों में भरकर उसको निर्यात किया जाने लगा। कतर आज दुनिया में रूस के बाद नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तेल और गैस की कमाई को कतर ने दोनों हाथों से उड़ाया नहीं, बल्कि दुनिया भर के प्राइवेट सेक्टर्स में उसको इन्वेस्ट किया, जहां से उसे अच्छे रिटर्न्स भी लगातार मिल रहे हैं। कतर की लोकेशन भी उसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। मिडिल ईस्ट के तेल के खजाने पर अपना दबदबा बनाए बैठे अमेरिका के इस इलाके में कई फौजी अड्डे हैं। कतर ने भी अमेरिका के फौजी अड्डों के लिए अपनी जमीन मुहैया करा के न सिर्फ अमेरिका से दोस्ती गांठ ली, बल्कि उसे अपने मुल्क की सुरक्षा की गारंटी भी ले ली है। अपनी बेशुमार दौलत के चलते उसके बूते पर कतर इस्लामिक दुनिया में कट्टरवाद का बढ़ावा देने वाला बड़ा देश भी। हमारा एम्बेसी का, हाई कमीशन का एक व्यक्ति वहां जाके पूछता है कि भाई तुझे कोई मारपीट तो नहीं रहे, तुझे खाना ठीक तरह से मिल रहा है और कोई समस्या है? हम छुड़वा नहीं सकते, लेकिन हम कॉन्सुलर सपोर्ट उसको देखते हैं। दूसरे लेवल पे फिर हम देखते हैं कि लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है, और हमारे जो दूतावास है हम सब के पास लॉयर्स होते हैं हमारे पैनल पे, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरे लेवल पे फिर हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन करते हैं। मैंने किया है, मैंने जहां जहां राजदूत रहा हूं, सब जगह नहीं, कुछ जगह में हमारे लोग जेल में थे, मुझे लगा कि ये जो चार्जेस हैं इनके ऊपर ये गलत हैं, फिर हमने बातचीत की वहां की सरकार से, उन्हें छुड़वा दिया गया। मैम, कतार ये क्यों कर रहा है? अगर आपका इशारा है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इसके पीछे, उसके पास इतनी ताकत नहीं, वो तो नंगा है, वो तो भिखमंगा है, उसके पास ये ताकत नहीं है कि कुछ जाके गए। कतार तो बहुत अमीर है। महीने पहले उनको उठा लिया जाता है घर से, कोई खबर नहीं मिलती, परिवार वालों को खबर नहीं मिलती, कहाँ रखा गया, क्या रखा गया, उनको कोई वकील की मदद नहीं दी जाती।
बहुत मुश्किल से फिर भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने बातचीत करके फिर काउंसलर मदद दिलवाई। लेकिन अभी जो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया, इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं जिसका अभी खुलासा किसी ने किया नहीं है। एक ये हो सकता है कि क्या उनके संबंध के इजराइल की किसी कंपनी के साथ थे, उनका संबंध किसी और देश के साथ थे, या फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो भी भारत में जो आतंकवादी और अलगाववादी संगठन को मदद देता है, पैसे की मदद भी देने की कोशिश करता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हो भारत की सरकार पर, ताकि वो कहीं ना कहीं एक इस तरह के डिप्लोमेसी में इस तरह गेम होता है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर करें। हालांकि देखा जाए जो भारत के इस समय में मध्य पूर्व के, मिडिल ईस्ट के जो देशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान के साथ भी, इराक के साथ भी, भारत ने हर एक के साथ अच्छे संबंध रखे हुए।